राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 16वीं कहानी सुरैया को समाप्त कर चुके हैं, जिसके तहत अब तक हमने जाना कि शादी के बाद सुरैया और कमल वेनिस जाकर बस जाते हैं और वहां के आचार व्यवहार, बोली, संस्कृति, भाषा, पहनावा, खान पान, हर चीज को लेकर बहुत प्रभावित होते हैं और समुद्र किनारे बैठकर ये विमर्श करते हैं कि कितना बढ़िया होता कि वेनिस की संस्कृति और सभ्यता का हिंद की संस्कृति और सभ्यता के साथ समन्वय करवाया जा सकता। जिस तरह वेनिस में जात और खान पान को लेकर कोई छुआछूत नहीं बरती जाती, काश वैसा ही हिंद में भी संभव हो सकता। उसके साथ ही कमल ये भी कहता है कि फिरंगियों को हम चाहे जितना भी कोस लें, लेकिन उनके ज्ञान की भूख का हमें सराहना पड़ेगा। वे कमरों के अंदर बैठकर विमर्श नहीं करते, बल्कि जगह जगह घूमकर उन्होंने अपने ज्ञान को अर्जित किया है, नक्शे बनाए हैं, जिसने दुनिया को बहुत करीब ला दिया है। साथ ही वे ये भी चर्चा करता है कि अब दुनिया में जिसके पास युद्ध पोत होंगे वही विजयी होगा, इसीलिए समुद्र विजय बहुत जरूरी है। दोनों कुछ निश्चय करके हिंद की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन समुद्री डाकुओं के साथ लड़ाई में उनकी जो नौका है वो ध्वस्त हो जाती है और दोनों वहीं डूबकर मर जाते हैं। यहां तक तो हमने चर्चा पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और इसकी अन्य कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इस पुस्तक की 17वीं कहानी है रेखा भगत। जिसका काल है 1800 ईस्वी। और रेखा भगत जो है, रेखा नाम सुनकर आप ये मत सोचेगा कि किसी स्त्री के ऊपर फोकस कर रही है, ये एक पुरुष का नाम दिखाया है। चलिए, पहला दृश्य है कहानी का। कार्तिक की पूर्णिमा है। गंडक विद इन ब्रैकेट नारायणी स्नान और हरिहर के दर्शन की भीड़ है। दूर दूर से ग्रामीण नर नारी बड़े यत्न से बचाए पैसे और सत्तू चावल लेकर हरिहर क्षेत्र पहुंचे हैं। और इसी बात को डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक जाति का विनाश में लिखा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी जिसके पास थोड़ी सी भी पूंजी या कोई जेवर है, वो उसे अपने पास न रखकर या शिक्षा के ऊपर न खर्च करके धर्म के नाम पर अर्पित कर देता है, जो काफी गलत बात है। बगीचे में उस वक्त कुछ बैल, घोड़ों, हाथियों को बंधा देखकर किसे उम्मीद हो सकती थी कि यही आगे बढ़कर संसार का सबसे बड़ा मेला बन जाएगा। तो संसार का सबसे बड़ा मेला तो नहीं, लेकिन ये चर्चा हो रही है सोनपुर के मेले की। एशिया का ये सबसे बड़ा पशु मेला जरूर है। गाड़ी के अंगोछे में नमकीन सत्तू को हरी मिर्च और मूली के साथ बड़े स्वाद के साथ खाकर रेखा भगत और उसके 4 साथी आम के पेड़ के नीचे कंबल पर बैठे हुए हैं। रेखा की भैंस बिक गई है और अब भी वे अपनी टेंट में उन 20 रुपयों को जब तक देख लिया करता था। मेले के लिए मशहूर था कि जादू से रुपए निकाल लेने वाले चोर आजकल बहुत आए हुए हैं। रेखा का हाथ एक बार फिर टेंट पर गया और इत्मीनान के साथ उसने बात शुरू की। हमारी तो भैंस बिक गई। 3 महीने से भोलू भाई हम खिला पिलाकर तैयार किया था। 20 रुपए वैसी भैंस के लिए कम दाम नहीं है, किंतु आजकल लक्ष्मी आंख से देखते देखते उड़ जाती है। अब इसके आगे मैं पात्र का नाम लूंगी और उसके पीछे उसका डायलॉग होगा, आप कनेक्ट कर लीजिएगा। बोला, उड़ जाती हैं और रुपए पैसे का चारों ओर निठाला है। रेखा भाई, इस कंपनी के राज में कोई चीज में बरकत नहीं। हम मिट्टी खोदते खोदते मर जाते हैं और एक शाम भी बाल बच्चों का पेट भर कर खाने लायक नहीं होता। रेखा, अभी तक तो हम हाकिम की नजर बेगार अमला फैला कि घूस रिश्वत में ही तबाह थे, किंतु कम से कम खेत तो हमारा था। मौला, 7 पुष्ट से जंगल काटकर हमने खेत आबाद किया था। सोबरन, भोलू भाई, बधिया का खेत है ना, वहां भारी जंगल था। हमारे मूर्ख घिनावान बाबा को वहीं बाघ उठाकर ले गया। तभी से उस जगह का नाम बघिया पड़ा। जान दे देकर हमने खेत आबाद किया था। इसी बीच पतली चीते की सफेद पगड़ी को नंगे काले बदन पर संभालते भोला पंडित की ओर देखकर रेखा ने कहा, भोला पंडित, तुम सतयुग के बात जानते हो, ऐसा तो गाढ़ प्रजा पर कभी नहीं पड़ा था। मौला, खेत हमने बनाया, जोतते बोतते हम हैं पंडित, और अब हमारे गांव के मालिक हैं रामपुर के मुंशी जी। भोला पंडित, अधर्म है अधर्म रेखा भाई,
कंपनी ने तो रावण और कंस के जुल्म को मात कर दिया। पुराने धर्मशास्त्र में लिखा है, राजा किसान से दशांश कर ले। दशांश मतलब किसान अपनी फसल का 10वां भाग जो है वो राजा को बतौर नजराना दे दे। मौला और पंडित, मुझे तो अचरज है, ये रामपुर के मुंशी को हमारा मालिक जमींदार क्यों बना दिया? बोला पंडित, सब उल्टा है मोलू। पहले प्रजा के ऊपर एक राजा था, किसान बस राजा को जानता था। वह दूर अपनी राजधानी में रहता था, उसे सिर्फ दशांश से मतलब था, सो भी जब फसल हुई तब। किंतु अब फसल हो चाहे न हो, जमींदार को अपना हाड़ चाऊ बेचकर, बेटी बहन बेचकर माल गुजारी चुकानी होगी। तो यहाँ पर ये लोग फिरंगियों के राज को बुरा कह रहे हैं, लेकिन असल में जो इनका खून चूसने वाले हैं, जिन्हें पिछली कहानी में भी हमने जाना कि अमले जो हैं, ऊपरी अमले, वही अब जमींदार हो गए हैं। जमींदार इनका खून चूसते थे और सारा का सारा आरोप जो है वो फिरंगी राज पर लगा दिया जाता था। फिरंगियों ने तो यहाँ पर आकर व्यवस्था को दुरुस्त किया और इस देश को एक नक्शा, एक नाम सौंपा। रेखा और माल गुजारी का भी तो पता नहीं पंडित, साले साल बढ़ती जाती है, कोई नहीं पूछने वाला कि क्यों ऐसा अंधेर होता है। मुंशी सदा सुखलाल पटवारी आए थे हरिहर क्षेत्र स्नान करने और सस्ता होने पर एक गाय खरीदने, किंतु उनके अब के साल की महंगाई को देखकर उनकी टांट ठहरा गई। उनके बदन पर एक मैली कुचैली मिर्जई और सिर पर टोपी थी, कानों में सरकंडे की कलम अब भी टंगी थी। जान पड़ता था यहाँ भी उन्हें स्याहा लिखना है। मसरख के जमींदार के पटवारी होने से वह सोच रहे थे कि इस बातचीत में भाग लें या न लें, किंतु जब गांव की राजनीति छिड़ गई हो, उस वक्त कान मुंह रखने वाले आदमी के लिए चुप रहना मुश्किल होता है। दूसरे, दयालपुर उनके मालिक का गांव था भी, इसीलिए भी दयालपुर के किसानों की बातचीत में हिस्सा लेने में उन्हें कोई हर्ज नहीं मालूम हुआ। मुंशी जी ने कलम को अंगुली में दबाकर घुमाते हुए कहा, पंडित, किसी पूछने वाले की बात करते हो? कौन पूछेगा, वहां तो अपनी अपनी लूट है, पर संपत्ति की लूट है, लूट सको तो लूट। मतलब पराई संपत्ति को लूटने में होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा लूटता है। कोई राजा नहीं है। नाजिम साहिब के दरबार में मेरी मौसेरी बहन का दामाद रहता है, उसको बहुत भेद मालूम है। कोई राजा नहीं, 100-200 फिरंगी डाकुओं ने जमात बांध ली है। इसी जमात को कंपनी कहते हैं। मतलब कितने मुट्ठी भर लोग थे ये, 100-200 का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। और मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि पूरा जब ब्रिटिश राज भारत के ऊपर स्थापित हो गया था, तब भी महज 65,000 गोरे ही यहाँ पर बसते थे, जैसा कि कैथरीन मेयो ने सरकारी आंकड़े प्रस्तुत किए थे अपनी पुस्तक मदर इंडिया में। रेखा, मुंशी जी ठीक कहते हो, कंपनी बहादुर सुनते सुनते हम समझते थे कंपनी कोई राजा होगा, लेकिन असल बात आज मालूम हुई। मौला, तभी तो जिधर देखो उधर लूट मची है, कोई न्याय अन्याय की खबर लेने वाला है क्या? रामपुर के मुंशी जी की 7 पीढ़ी का भी दयालपुर से कोई वास्ता था? सोबरन, मुझे तो समझ ही में नहीं आता मोलू भाई, ये रामपुर का मुंशी कैसे हमारे गांव का मालिक बन गया? दिल्ली के बादशाह से कंपनी ने लोहा लिया। मुंशी, दिल्ली नहीं सोबरन राउत, मकसूदाबाद ने विद इन ब्रैकेट मुर्शिदाबाद के नवाब से लोहा लिया। दिल्ली के तख्त से मकसूदाबाद ने हमारे मुल्क को छीन लिया था सोबरन राउत। सोबरन, हम लोगों को इतना याद नहीं रहता मुंशी जी, हम तो दिल्ली ही जानते हैं। अच्छा, मकसूदाबाद के हाथ में जो अब राजा आया, तब भी तो एक ही राजा न था। हमने जो जुटता बनता माल गुजारी चुकाते थे, लेकिन अब इसको 2-2 राजा कहेंगे कि क्या कहेंगे? रेखा, सोबरन भाई, 2-2 राज हुए ही कि एक कंपनी का राज, दूसरे रामपुर के मुंशी जी का राज। चक्की के एक पार्ट में पिसने पर कुछ बचने की भी आशा रहती है भोला पंडित, लेकिन 2-2 पार्ट में पड़ना बचना हो ही नहीं सकता, और इसे हम आंखों से देख रहे हैं। मुंशी, तुम ही बतलाओ, हम लोग तो गंवार मूर्ख अनाड़ी हैं, तुम ही हमारे में सज्ञान हो या भोला पंडित? मुंशी, रेखा भगत कहते तुम ठीक हो, जमींदार चक्की का दूसरा पार्ट है और वह राजा से किसी बात में कम है। मतलब कह रहे हैं कि उनके भी ठाट बाट जो है जमींदारों के राजा के बराबर होते हैं।
और उसी ठाट-बाट को मेंटेन करने के लिए वो किसानों का खून चूसते हैं। रेखा, कम काहे के बढ़कर हैं मुंशी जी। गांव की पंचायत को अब कौन पूछता है? रवाज है, हम लोग 5 पंच चुनकर रख देते हैं, लेकिन वह किसी काम में हाथ लगाने पाते हैं? सब जमींदार और उसके अमला फैसला करते हैं। झगड़ा हो तो हाथ मुद्दई मुद्दा ले, दोनों ओर से डांड विद इन ब्रैकेट जुर्माना लेते हैं। 15 वर्ष भी तो नहीं बीता सोबरन राउत, अभी मर्द औरत के झगड़े में भैंस नीलाम होते देखा है? सोबरन, अरे उस वक्त तो सब कुछ पंचायत के हाथ में था। गांव के पंच किसी घर को उजड़ने नहीं देते थे, वे खून तक में सुलह सकारत करा देते थे। रेखा भगत, और बांध खान नहीं देख रहे हो? मालूम होता है उनके कोई गर गुस्सैया नहीं है। जो पंचायत चलती रहती तो क्या कभी ऐसा होता? रेखा, नहीं होता सोबरन राउत, अपने बाल बच्चे के मुंह में जाब कौन लगाता? पानी बेशी तरस बरसे तो अब खांड साफ करके नहीं रखी है कि बेशी पानी निकल जाए। पानी कम बरसे तो बांध नहीं है कि पानी रोक कर रखें जिसमें फसल सूखने ना पाए। मतलब किसानों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। बारिश हो या ना हो, लगान तो उन्हें देना ही पड़ता है जमींदार को। और फसल यदि ज्यादा, मतलब बारिश ज्यादा अच्छी हो जाए तो फसल नष्ट हो जाया करती है। दोनों ही सूरतों में मार जो है वो किसान झेलते हैं। मुंशी, पंचायत में आग लगाकर कंपनी ने ये काम जमींदार को सौंप दिया। रेखा, और जमींदार क्या करता है? हम उसे देख रहे हैं। मुंशी, मैं भी जमींदार का नमक खाता हूँ रेखा भगत, जानते हो। मसरक के जमींदार का नमक खाता हूँ रेखा भगत, जानते हो। अन्याय का जो खाता है गल जाता है। मुझको देखो, 7 बेटे थे, साण से होकर सब उफर पड़े। मुंशी जी की आंखों में आंसू देखकर सबका दिल पसीज गया। ऊपर पड़े रेखा भगत, अब घर में एक बाकी भी नहीं है पानी देने के लिए। और मालिक की जानते ही हो, छपरा की रंडी के पीछे, क्षमा कीजिएगा यही भाषा है, छपरा की रंडी के पीछे क्या क्या गति हुई। इंद्रिय कटकर गिर गई है रेखा भगत, गिर गई है। यह जो दोनों बहुआ को देख रहे हो, ये खवास के हैं। रेखा, मालिकों में यह बहुत चलने लगा है मुंशी जी। मतलब तरह तरह की तवायफों के को ये रखते हैं। सोबरन, खेत गया, गांव गया, 7 समंदर पार के डाकुओं ने हमारे ऊपर घर के डकैतों को ला बैठाया। पंचायत गई, जो 4 अक्षर उपजाते वह भी आगम गया। और जो कभी ठीक से बरसा बूंदी हुई, 4 दाना घर आया तो मालिक, जमींदार, गुड़ईत, चौकीदार, पटवारी, गुमास्ता कितनों की चोंच से बचे। मतलब इतने सारे लोग किसानों का खून चूसने के लिए रहते हैं, गिद्ध की तरह लोग हैं, ऐसे बोल रहे हैं। मुंशी, पटवारी की लूट को मैं मानता हूं सोबरन राउत, किंतु यह भी जानते हो ना, पटवारी को जमींदार 8 आना महीना देता है। 8 आना महीने में बताओ, हमारी काशकों की जीभ भी नहीं भीग सकती। क्या जमींदार ये बात जानते ना होंगे? रेखा, जानते हैं मुंशी जी, सब देखते हैं, जमींदार अंधे नहीं हैं। राजा कंपनी बहादुर डकैत है ही, उसने जमींदार को हमारे ऊपर नया बैठाया। सो डकैत और जमींदार ने और छोटे छोटे एक टोकरी डकैत हमारे सर पर बैठा दिए। इस पर भी हम कैसे जी रहे हैं। मतलब कितने सारे अमले जो हैं इनके सर के ऊपर आ गए हैं। पहले राजा थे, उनके अमले थे, लेकिन अब जो अंग्रेजों का शासन है उसमें किस तरीके से आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जिसको बांट दिया गया है। सोबरन, जीते क्या है रेखा, अब पेट भर अन्न तन पर कपड़ा रखने वाला दयालपुर में कोई दिखाई पड़ता है? मुंशी, कंपनी को क्या फिक्र है सोबरन राउत, उसकी मालगुजारी बांध दी है। किस्त के दिन छपरा जा जमींदार तोड़ा डाल आते हैं, कंपनी का दाम दाम चुकता हो जाता है। दयालपुर के किसान मरे चाहे जिए, जमींदार मार मार कर धुर्रे उड़ा देता है। यदि उसकी मालगुजारी न बेबाक करो, 5 रुपए तुमसे लेता है, 1 रुपया कंपनी को देता है और 4 रुपए अपने पेट में डालता है सोबरन राउत। तो यही व्यवस्था थी शुरू से ही, सत्ता किसी के भी हाथ में रही हो, आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, लेकिन असल गुनहगार जो थे वो ये जमींदार या ऊपरी अमले होते थे, जो आजादी मिलने के बाद भी जस के तस बने थे। अब यहाँ पर ये सोचने की बात है, आप लोग मुझे सोच समझ कर जवाब दीजिएगा कि जब देश आजाद हुआ उसके बाद जमींदारी प्रथा उन्मूलन किस सरकार में हुआ और किसने किया?
राजे महाराजों से प्री वीपर्स किसने छीने और किस सरकार में थी ये बात? इन सब चीजों के ऊपर विचार मंथन किए जाने की जरूरत है। बहुत जल्दी राय मत कायम कीजिएगा, अपना समय लीजिएगा। रेखा, हे भगवान, तुम सो गए या उफर पड़े, तुम काहे नहीं निवाय करते, हम तो हार गए। सोबरन राउत, हाँ हार गए रेखा, सुना है ना। बरई परगना वालों ने एका करके जमींदार को मालिक मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने छपरा जा कंपनी के साहिब से कहा, हमारी पंचायत मालगुजारी चुकाएगी, हम जमींदार को नहीं मानेंगे। तो साहब ने जानते हो क्या जवाब दिया? सूखा भाड़ की मालगुजारी भी दोगे? सूखा भाड़ में अपने ही बाल बच्चों का प्राण जलाना मुश्किल है। उस फिरंगी को यह कहते देव राजा का डर भी नहीं मालूम हुआ, और वह भी उसने ऊपरी मन से कहा था। देखा, उसके पीछे कहा, तुम लोग कंगले हो, जब तुम मालगुजारी नहीं दोगे तो कंपनी बहादुर तुम्हारा क्या लेगा? हम पैसे वाले इज्जतदार आदमी को जमींदार बनाते हैं, जिनसे हमारी मालगुजारी बकाया रखने में उसे घर बार नीलाम होने, इज्जत होने का डर हो। तो इज्जतदार लोग कौन होते हैं? ये भी हम पिछली कहानियों में पढ़ चुके हैं कि इज्जतदार किन्हें माना जाता था। रेखा, तभी तो चरक विद ब्रैकेट कोड़ फूट रहा है, सारे देह में इन फिरंगियों के ये बड़े निर्दयी होते हैं। सोबरन, बरई वालों का कोई चारा नहीं रहा तो वे जान पर खेलते। कंपनी बहादुर होता तो बहादुर की तरह लड़ता, लड़ने वाले से लड़ता। बरई वालों के पास पत्थर कला विद ब्रैकेट बंदूक था, कंपनी वालों के पास तोप थी, और कहां-कहां से गोरी काली पलटन उतर आई थी। गांव के गांव को जला दिया, बाल बच्चों को नहीं छोड़ा। बरई वाले क्या करते? मौला, खेती बाड़ी तो इस तरह तबाह हुई और जुलाहों के मुंह में भी जाम लगने लगा। सोबरन राउत, अब कंपनी बहादुर अपना कपड़ा विलायत से लाकर बेच रहा है। मुंशी, हाँ कल पर का कता बुना। देखो, ये मेरी मिर्जई उसी की है। सोबरन राउत, इतना सस्ता चरखे करघे का कपड़ा नहीं मिलता, इसीलिए इज्जत के लिए लेना पड़ता है। इज्जत का ख्याल है? रेखा भगत मुस्कुराते क्यों हो? सरकार दरबार में जाकर जाजिम पर बैठना हो तब न मालूम हो। मतलब जो सरकारी अमले होते हैं वो सरकार से बगावत नहीं कर सकते किसी भी युग में। रेखा, तुम्हारी इज्जत के लिए नहीं हंस रहा मुंशी जी, हंस रहा था कंपनी बहादुर राज भी करता है और व्यापार भी। ऐसा भी राज? वैसे तो अब आज भी ऐसा ही हो रहा है। भोला पंडित, सतयुग त्रेता द्वापर बीते और कलयुग के भी 5000 वर्ष बीत गए, इतने काल में ऐसा राजा तो नहीं सुना था। मुंशी, नाजिम के दरबार के एक मुंशी ने कंपनी को फिरंगी डकैत बतलाया था भोला पंडित, और दूसरे ने कहा था कि कंपनी फिरंगी सौदागरों की जमात है, अपने देश में वह सिर्फ व्यापार के लिए आई है। पहले यहाँ का माल वहां बेचती थी, अब उसने विलायत में बड़े बड़े कारखाने खोल दिए हैं, जिसमें खुद माल तैयार कराती है और खुद ही बेचती है। मौला, तो मालूम हुआ अब कारीगरों की भी खैरियत नहीं। तो आप देखेंगे देश के मौजूदा हालात भी यही हैं। पहले तो फिरंगियों को हम गाली दिया करते थे, लेकिन अब अपनी ही सरकार जो है अपनी जनता को लूट रही है। इस बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। असहमतियों का भी स्वागत है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ में फिर उपस्थित हो जाऊंगी। जय भीम, धन्यवाद।